नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खुलने वाला हो। हाथरस में भगदड़, हादसा या साजिश का एंगल, सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बताया है। यूपी में उपचुनाव के पहले हाथरस में मची भगदड़ का पूरा सच क्या है। अखिलेश की हाथरस वाले बाबा के साथ वायरल तस्वीर का सच क्या निकला। हाथरस कांड का पूरा सच बताने वाली एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके लिए लेकर आया हूं। इसके अलावा बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल हाथरस कांड के बाद कहां छुपा हुआ है। हाथरस में भगदड़ के बाद बागेश्वर बाबा ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, आज आपको यह भी बताऊंगा। हाथरस के बाबा साकार हरि के वो हैंडपंप जिनसे चमत्कारी पानी निकलता है, वो हैंडपंप भी दिखाऊंगा। कैसे बने लाखों भक्त, हाथरस वाले बाबा की मायावी दुनिया का पूरा सच लेकर आया। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर, राज्यसभा में पीएम मोदी ने क्या कह दिया कि विपक्ष मैदान छोड़कर ही चला गया। केजरीवाल से लेकर राहुल तक मोदी ने आज फिर धागे कैसे खोल दिए, इसका चैप्टर भी है। और नरेंद्र मोदी ने अगले कितने साल बीजेपी की सरकार का दावा ठोक दिया है, आज ये भी बताऊंगा। और आखिर में बेटे की शादी से 10 दिन पहले मुकेश अंबानी ने वो किया है कि सब हैरान हैं सुनकर। 12 जुलाई मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में वो होगा जो कभी नहीं हुआ क्या। ये सारे चैप्टर आपके लिए सामने रखूंगा, लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इससे पहले सीएम चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था और करीब 5 महीने के बाद 28 जून को उन्हें जेल से रिहाई मिली। अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की आरोपी कांस्टेबल कुलविंदर कौर को बाहर करने की कुछ खबरें आई। सूत्रों के मुताबिक कुलविंदर कौर का ट्रांसफर चंडीगढ़ से बेंगलुरु कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने पिछले दिनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर किसान आंदोलन पर दिए बयान से नाराज होकर कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि अभी उन्हें बहाल नहीं किया गया है और उन पर जांच चल रही है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब सिवान में एक दिन में 3 पुल पानी में बह गए। जानकारी के मुताबिक देवरिया गांव में नदी पर बना पुल मिट्टी के ज्यादा कटाव के चलते ध्वस्त हो गया। वहीं थोड़ी देर बाद गंडक नदी और धमही नदी पर बने 2 पुल धराशायी हो गए। पुल टूटने से कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन कई गांवों के बीच संपर्क जरूर टूट गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारतीय सेना और पुलिस की चौकसी से बड़ा हादसा टल गया। अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस का अचानक ब्रेक फेल हो गया और यात्री डर के मारे बस से कूदने लगे। ऐसे में आर्मी ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर बस के नीचे पत्थरों को डालकर बस को रोक दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि बस से कूदने की वजह से कम 10 तीर्थयात्री घायल हो गए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, हाथरस में भगदड़, हादसा था या साजिश, सुनिए सीएम योगी ने क्या बताया है। यूपी में उपचुनाव के पहले हाथरस में मची भगदड़ का पूरा सच क्या है। अखिलेश की हाथरस वाले बाबा के साथ वायरल तस्वीर का सच क्या निकला। हाथरस कांड का पूरा सच बताने वाली एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। और बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल हाथरस कांड के बाद कहां छुपा है, यह भी बताऊंगा। पूरे देश में कल से यूपी के हाथरस की चर्चा है। हाथरस में जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। 120 से ज्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हुई है और एक ऐसे बाबा के सत्संग में जो इस भयानक हादसे के बाद से फरार है। एक ऐसा बाबा जिसने अपना अलग मायावी संसार बनाया हुआ था और जिसके मायावी संसार में लाखों लोग दरबार में पहुंचते थे। लेकिन जब उसके भक्तों के साथ हादसा हुआ तो भक्तों के बीच होने की बजाय बाबा फरार हो गए। आज इस बाबा की पूरी कुंडली पाठशाला में खोलेंगे। ये कैसे एक मामूली कांस्टेबल से इतना बड़ा बाबा बन गया, ये ऐसे कैसे चमत्कार करने के दावे करता था कि लाखों लोग पैर की धूल लेने के लिए जान पर खेल जाते थे। बाबा के हैंडपंप का राज क्या है जिसमें से कहा जाता है चमत्कारी पानी निकलता था। बाबा के ऐसे वीडियो जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, ये सब आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा।
क्योंकि कहा जा रहा है कि हाथरस में कल यही हुआ था। बाबा के चरणों की धूल लेने में ऐसे हालात बन गए कि भगदड़ हो गई, लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे के सीने पर चढ़ गए, कोई रौंदा गया, किसी का दम घुट गया, किसी की हड्डी पसली टूट गई। इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। मतलब गजब ही भयानक घटना घटी है कल। ऐसी घटना जिसे सोचकर ही कोई भी कांप जाएगा। कल तो राहत और बचाव का काम चल रहा था, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा था, उनके इलाज का इंतजाम किया जा रहा था। लेकिन घायलों के इलाज के साथ साथ जो सबसे जरूरी काम है वो ये कि उन लोगों को पकड़ना जो इस भयानक घटना के गुनहगार हैं, जिनकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कह दिया था कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज मुख्यमंत्री खुद हाथरस पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में घायलों से मुलाकात की। सीएम योगी एक एक बेड पर गए और जाकर वहां पर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी, घायलों और मृतकों के परिजनों से भी बात की, उन्हें सांत्वना दी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाथरस की इस घटना की पूरी रिपोर्ट लेने और घायलों से मिलने के बाद सीएम योगी ने हाथरस के इस पूरे घटना की जानकारी सबको दी। सीएम योगी ने हाथरस पर आज जो बात कही उसमें सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाथरस के इस बड़े कांड के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। यानी कल तक जो हादसा लग रहा था, क्या वो साजिश हो सकता है, जानबूझकर ऐसी घटना हुई हो, यह सवाल भी आज खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साजिश वाली बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूपी में उपचुनाव भी होने हैं और हाथरस को लेकर राजनीति भी बहुत चल रही है। सीएम योगी ने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और अगर यह साजिश है तो इसकी तह तक जाएंगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर बताऊंगा कि हाथरस में जो हुआ उसमें साजिश की बात मुख्यमंत्री योगी ने कही क्यों। इस प्रकार की घटना तो एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साजिश के एंगल को भी नहीं नकार रहे। उस एंगल से भी जांच होगी, न्यायिक जांच होगी कि जानबूझकर ऐसा हादसा हो, इसकी जमीन तो नहीं तैयार की गई। हाथरस हादसे के बाद कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे साजिश वाली थ्योरी खड़ी हो रही और जिसका जिक्र सीएम योगी ने किया है। हाथरस हादसे पर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है और हाथरस में कथा स्थल पर जो हालात थे उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीएम योगी को साजिश की आशंका लग रही है। जैसे हाथरस में बाबा के सत्संग के लिए 80,000 लोगों की भीड़ जुटाने की परमिशन थी, लेकिन वहां 2.5 लाख लोग पहुंच गए, यानी 3 गुने से भी ज्यादा। इसलिए सवाल है कि लाखों की संख्या में भक्त बाबा के प्रभाव में आए थे या किसी प्लानिंग के तहत वहां पर लाए गए थे। अगर इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी तो फिर इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए पर्याप्त तैयारियां क्यों नहीं थी? भाई बाबा के लोग ने ही 80,000 लोगों की परमिशन ली। ये बाबा कोई पहली बार तो कथा कर नहीं रहे थे। 2.5 लाख आने वाले हैं, 80,000 की परमिशन क्यों लेंगे? 80 के लिए 1 लाख आएगा, 1.25 लाख लोग आएंगे, 3 गुना ज्यादा लोग कैसे आ गए? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आए या लाए गए? यह भी बताया गया कि सत्संग को मैनेज करने वाले बाबा के सेवादार अपने आयोजन में प्रशासन को घुसने नहीं देते हैं। आखिर प्रशासन को अंदर घुसने से क्यों रोका भाई? बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने के बाद बहुत देर तक प्रशासन को सूचना नहीं दी गई। आकर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई क्या? अगर हाथरस में सत्संग करने वाले बाबा गलत नहीं थे तो उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो घटना के तुरंत बाद भाग क्यों गए? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने हैं
और इन्हीं सब वजहों से हाथरस के मामले को लेकर पूरे देश में अब साजिश वाले एंगल पर चर्चा चल रही। लोग कह रहे हैं कि इसे सिर्फ हादसा नहीं मानना चाहिए, इसमें साजिश का एंगल हो सकता है। आप एक बार हाथरस की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें लोग खुद कह रहे हैं कि हाथरस में भक्तों के साथ छल हुआ है। देखिए यह हादसा कैसे हुआ, यह हादसा क्या रोका जा सकता था, या इस हादसे में कहीं ना कहीं कोई साजिश शामिल है, ये एक बड़ा सवाल निकल के सामने आया है। ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बाबा है उन्होंने कहा था कि जो मेरी चरण रज लेगा वो जो है वो पार कर पाएगा, उसका जो है कल्याण होगा। ऐसे में लोग काफी ज्यादा संख्या में पीछे की तरफ से आए और उसके बाद जो सेवादार थे बाबा के, बताया जा रहा है कि प्राइवेट आर्मी की तरह बाबा के सेवादार थे, उन बाबा के सेवादारों ने लोगों को ढकेलना शुरू किया। ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज था, प्रशासन से परमिशन लेकर हुई थी, लेकिन जो भक्तों के साथ जो छल हुआ या कपट हुआ, उनको नहीं पता था कि बाबा कभी इधर से कभी उधर से कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गए। ये लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं कि भाई अगर मैनेजमेंट सही होता, अगर सेवादार ठीक से काम करते तो शायद इस तरीके से ये घटना ना हो पाती। इसके पीछे क्या साजिश है, क्या कोई षड्यंत्र है, इसकी तो जांच होगी। हाथरस कांड को लेकर जो पहली जांच रिपोर्ट आई, उसमें कल की पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया भी गया है कि वहां पे हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों भगदड़ मची। यह रिपोर्ट वहां के एसडीएम ने तैयार करके हाथरस के डीएम को दी। इस पहली रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस में सत्संग के दौरान पंडाल में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। सत्संग के बाद बाबा साकार हरि के दर्शन के लिए भीड़ बढ़ी। बाबा साकार हरि की गाड़ी के पीछे भक्त भागने लगे। बाबा साकार हरि के सेवादारों ने भक्तों से धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की के बाद भीड़ में कई लोग नीचे गिर गए। इसके बाद भगदड़ शुरू हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हाथरस पहुंचे सीएम योगी ने भी यही बात कही। सीएम ने कहा कि बाबा के सेवादारों ने तो मामले को दबाने की कोशिश की और जब मामला बढ़ गया तो सेवादार वहां से भाग गए। सुनिए सीएम योगी को, फिर बताऊंगा कि बाबा साकार हरि हाथरस से कैसे निकला और कहां छुपा बैठा। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। जब इतना बड़ा आयोजन किया जाता है तो यह भी देखा जाता है कि भीड़ का मैनेजमेंट कैसे करना है। ज्यादा भीड़ आ गई तो फिर उसे कैसे संभालना है। आमतौर पर इस तरह के धार्मिक आयोजन में अनुमान से ज्यादा भीड़ आ ही जाती है और पहली जिम्मेदारी आयोजकों की ही होती है कि वो उस भीड़ को कैसे संभालेंगे। भीड़ के आने और जाने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, लेकिन हाथरस में ऐसा कुछ नहीं था। हाथरस से यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि कैसे सत्संग में भक्तों की जान जोखिम में डाली गई। हम आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। पहले देखिए, ये वो द्वार है, वो गेट है जहां से लोग अंदर जा रहे थे। बाबा के सत्संग में आए हुए लोग अंदर जा रहे थे, सत्संग में शामिल हुए थे। और एकमात्र गेट जहां से एंट्री भी और एग्जिट भी, और उस गेट को भी आप देखिए, ये गेट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो उनके प्रवेश और उनके निकासी का द्वार जो है वो कितना छोटा सा है, आप जरा अंदाजा लगाइए। और भगदड़ तो मचनी ही थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को, इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी कोई नहीं था। लेकिन कल यहीं पर लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, लाशें यहां पर बिछी हुई थी, क्योंकि गेट से निकलकर गाड़ी के पीछे लोग भागे थे बाबा के पीछे। यानी आयोजकों की लापरवाही का मामला तो क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन क्या यह कोई साजिश भी हो सकती है? इस पर लगातार बात हो रही है। अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि इस पर अब राजनीति भी हो रही है, क्योंकि हाथरस में जिस बाबा साकार हरि का सत्संग हुआ था उसकी राजनीतिक पहुंच भी थी। बाबा साकार हरि के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है। बाबा साकार हरि और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर जनवरी 2023 की है, जब बाबा साकार हरि के कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हुए थे और वहां पर लोगों को संबोधित भी किया था। अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बाबा साकार हरि की तारीफ की थी।
अखिलेश यादव ने लिखा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जब इस पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो वो मीडिया को ही ज्ञान देने लगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे इस मामले पर राजनीति लगातार तेज होती जा रही। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा। अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या, यहाँ खड़े हैं हम लोग। हाथरस में हुए हादसे पर राजनीति शुरू हुई तो अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका वाड्रा सब एक्टिव हो गए। प्रियंका वाड्रा ने हाथरस में हुई घटना को पहले हुई घटनाओं से जोड़ दिया। प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़, मौके पर प्रशासन नहीं, भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं, भीषण गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई मेडिकल टीम नहीं, घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, मदद के लिए फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और सुविधाएं नहीं, लापरवाहियों की इतनी लंबी लिस्ट, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं। हाथरस में जो दुखद घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है? कभी पुल गिरने से, कभी ट्रेन एक्सीडेंट से, कभी भगदड़ से सैकड़ों मौतें होती। लीपापोती करने की बजाय सरकार का दायित्व होता है कि कार्रवाई करे और ऐसे हादसों को रोकने की योजना तैयार करे, मगर जवाबदेही तय होती नहीं है और ऐसे हादसे होते रहते हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है। यह प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी पूरी घटना के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के पास सारी जानकारी होती है, फिर भी भीड़ के लिए कोई इंतजाम नहीं था। अखिलेश यादव को सुनिए, फिर बताऊंगा सीएम योगी ने अखिलेश के बयान का क्या जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। हाथरस हादसे पर राजनीति करने वालों को सीएम योगी ने भी जवाब दिया। हाथरस में सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की फितरत ही होती है कि वो इस तरह के हादसों पर राजनीति करते हैं। हर इंसान ये जानता है कि बाबा साकार हरि की तस्वीरें किसके साथ सामने आई हैं। सुनिए एक बार सीएम योगी। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। सीएम योगी ने जिन रैलियों की बात कही वो शायद यही थी। ये तस्वीरें लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियों की हैं। प्रयागराज, फूलपुर और आजमगढ़ में अखिलेश की रैलियों में जमकर हंगामा देखा गया। कहीं समर्थक आपस में भिड़ गए थे, कहीं समर्थकों ने मंच पर ही चढ़ने की कोशिश की। सीएम योगी का इशारा कहीं इन्हीं रैलियों की तरफ तो नहीं था कि हंगामा इन लोगों की रैलियों में होता रहता है और उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूपी में उपचुनाव भी है और उसके पहले राजनीति भी गरमाई हुई है और साजिश के एंगल पर चर्चा भी तेज हो गई। हादसे के बाद बाबा साकार हरि का पहला बयान आ गया है। कहा गया है कि हादसे में मृतक लोगों के परिजनों के साथ हमारी संवेदना है। परमात्मा से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। बाबा साकार हरि ने हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई, वो भी साजिश ही कह रहे हैं, और कानूनी एक्शन के लिए एक वकील को भी नियुक्त कर दिया है। बाबा साकार हरि के वकील भी कैसे साजिश की बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच
हो रही है, अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, SIT जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं। हाथरस की घटना में कोई साजिश है या नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जांच चल रही है। हाथरस हादसे में जो FIR हुई है उसमें किस किस का नाम है वो भी आपको बताता हूं। FIR में बाबा साकार हरि के मुख्य सेवादार वेद प्रकाश मधुकर का नाम है। अन्य अज्ञात आयोजकों और सेवादारों के खिलाफ भी FIR हुई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 लगाई गई। सेवादारों पर ही बाबा के सभी धार्मिक आयोजनों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। ये सेवादार धार्मिक आयोजनों में प्रशासन को भी अंदर नहीं जाने देते थे, इसलिए आयोजन में भगदड़ मची और लोग मारे गए। तो पहली जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की बताई जा रही है। आयोजन में भगदड़ इसलिए मची क्योंकि आयोजन के बाद बाबा अपनी गाड़ी से जा रहे थे और गाड़ी के टायरों की धूल लेने की मारामारी हो रही थी, ये कहा जा रहा है। सुनिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रिपोर्ट लेने के बाद हादसे के बारे में क्या बताया। कथावाचक के मंच से उतरने के बाद GT रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर GT रोड के दोनों ओर और GT रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो लाखों भक्त बड़ी श्रद्धा से जिस बाबा को पूजते थे, उस बाबा ने ही भक्तों की कोई सुध नहीं ली। बाबा ने भगदड़ के बाद वहां से भागना सही समझा। आपको बताता हूं कि हाथरस में सत्संग के बाद बाबा नारायण साकार हरि और भोले बाबा कैसे वहां से निकल गया। बाबा साकार हरि दोपहर 1:40 पर सत्संग से निकल गया। बाबा को 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने फोन किया। आयोजक देव प्रकाश ने बाबा को घटना की जानकारी दी। दोपहर 3 बजे से 4:35 तक बाबा की लोकेशन मैनपुरी में थी। मैनपुरी में रहने के दौरान बाबा ने 3 लोगों से फोन पर बात की। आयोजक देव प्रकाश की पत्नी रंजना से 11 मिनट बात हुई। आयोजक समिति के 2 लोगों से बाबा ने करीब 4 मिनट बात की। 4:35 के बाद से बाबा साकार हरि का फोन ऑफ हो गया। बाबा की तलाश के लिए कुल 8 जगहों पर दबिश दी गई। बाबा की तलाश के लिए 40 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। बाबा साकार हरि के हरियाणा और दिल्ली भागने की भी आशंका है। टोल प्लाजा के CCTV फुटेज भी देखे जा रहे हैं। एक सवाल यह भी उठा कि आखिरकार FIR में बाबा का नाम क्यों नहीं है? क्यों सेवादारों और आयोजकों के साथ साथ बाबा का नाम FIR में नहीं जोड़ा गया? यह सवाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पूछा गया। इस पर CM योगी ने कहा कि अभी जांच चल रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी FIR का दायरा भी बढ़ेगा। सुनिए एक बार। FIR एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले FIR उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। यानी बाबा हो या उनके सेवादार हो या कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है, उन पर एक्शन होगा, ये CM योगी कह रहे हैं। क्योंकि हाथरस में इस हादसे के बाद वहां कई लोग बाबा साकार हरि को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबा साकार हरि खुद को भगवान बताते हैं, तो इतने लोगों को मरने से बचा क्यों नहीं लिया? देखिए हाथरस से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मंगलवार दोपहर को यह घटना घटी जब लोग सत्संग से बाहर निकल रहे थे, बाबा यहां से निकल रहे थे। जो लोग यहां बता रहे हैं, उनकी गाड़ी के पीछे लोग भागे और उनके चरणों के धूल को स्पर्श करने के लिए भगदड़ मची। लोग भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे और अचानक ऐसी भगदड़ मची कि लोग एक दूसरे को रौंदते हुए यहां से निकलने की कोशिश करने लग गए। यहाँ पर कोई भी गलती ना तो प्रशासन की है ना सरकार की है, गलती है सिर्फ बाबा की। और जो इस बोर्ड पर नाम लिख रहे हैं अध्यक्ष होंगे, जिन्होंने ये बुलाया था, वो इसके जिम्मेदार हैं, कमेटी जिम्मेदार है। आगे से जनता भाग रही है, भीड़ ज्यादा ही, इसलिए जो गार्ड खड़े थे यहाँ बन गए, उन्होंने पानी की बौछार करी उनके चरणों पर।
पूरे चेहरा खराब कर दिए सब, और वो गिर गए वहाँ से, और गिर गए खुद गए, फिर तो बाकी यही नहीं पता चला कितना। शासन प्रशासन को देखना चाहिए, जब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, 50,000 की परमिशन दे रहे हो, 3 लाख आदमी आ रहा है, तो ये गलती प्रशासन की नहीं है, किसकी है? ये बाबा था तो क्यों नहीं बचा पाया इनको? भगवान तू बनता है, क्यों नहीं बचा पाया इनको? अगर भगवान है तो ये जो मर गए इनको जिंदा करके दिखाएं, तो हम जानते हैं हाँ भगवान है। लोग बाबा से सवाल पूछ रहे हैं कि इतने बड़े बाबा हैं तो लोगों की मदद क्यों नहीं की, लोगों को बचाया क्यों नहीं? हाथरस में जिस तरह की लापरवाही हुई, जिस तरह से निर्दोष लोगों की जान से खेला गया, जिस तरह से बड़ी संख्या में महिलाओं की जान गई, उसमें तो किसी भी हालत में इसके गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हाथरस में घटना स्थल के पास अभी भी दर्जनों चप्पलें, जूते, सैंडल पड़े। महिलाओं और पुरुषों की चप्पलें हैं तो बच्चों के जूते हैं, जो अपने माता पिता के साथ सत्संग में आए थे। भगदड़ के समय अपनी जान बचाने के लिए भागते समय जूते चप्पल उनके पैरों से उतर गए। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। उसके बाद आपको बताता हूं कि बागेश्वर बाबा ने इस हादसे के बाद क्या बड़ा ऐलान किया है। ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो गवाही दे रहे हैं कि यहां पर जिन लोगों की मौत हुई थी वो किस अवस्था में, किस हालत में यहां से भागने और जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो गवाही दे रहे हैं कि यहां पर जिन लोगों की मौत हुई थी वो किस अवस्था में, किस हालत में यहां से भागने और जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक छोटे से बच्चे का आप देखिए, ये चप्पल है, यहां देखिए एक जूते की जोड़ी आपको दिखाई दे रही है, तो एक गमछा भी आपको दिखाई दे रहा है। किसी महिला की ये चप्पल है। तो इसी तरीके से सड़क के किनारे, हालांकि आपको बता दें कि जो एफएसएल की टीम आई थी वो यहां से सबूतों को इकट्ठा करके ले गई है, लेकिन आप देखिए ये नीले कलर का एक जूता, छोटे बच्चे का जूता है, यानी कि इस समागम में जो लोग आए थे उसमें ये महिला का, किसी महिला का ये चप्पल है, ये किसी महिला की सैंडल है, ये किसी पुरुष का चप्पल है, और इसके बगल में आप देखिए फिर एक लाल। हाथरस में हुए हादसे के बाद अब भीड़ भाड़ वाले आयोजन को लेकर डर का माहौल दिख रहा है। बागेश्वर बाबा ने 4 जुलाई को अपने जन्मदिन के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया। भाई उन्होंने जिम्मेदारी समझी कि इतनी, आप देखिए ना उनके यहां कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते। ये बाबा बागेश्वर के बागेश्वर धाम की तस्वीर दिखा रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां भी पहुंचते हैं। बागेश्वर बाबा के अनुयायी इलाकों में, छतरपुर के गढ़ा गांव में बागेश्वर बाबा के आश्रम में हजारों लोग पहुंचते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बागेश्वर बाबा के दर्शन और उनकी कथा सुनने के लिए भक्तों का कैसे हुजूम पहुंचता है। और बागेश्वर बाबा का जन्मदिन है 4 जुलाई को, ऐसे में तो भीड़ और बढ़ जाती। लेकिन बागेश्वर बाबा ने जिम्मेदारी समझी और सावधानी के लिए अपने जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम को ही स्थगित कर दिया, और इसकी जानकारी खुद बागेश्वर बाबा ने दी। ये हाथरस वाले बाबा देखे हैं कि कैसे जिम्मेदारी ली जाती है। बागेश्वर बाबा से कुछ सीखें। सुनिए एक बार बागेश्वर बाबा को, फिर आपको बाबा साकार हरि के मायावी लोक की कहानी बताऊंगा और वो हैंडपंप दिखाऊंगा जिससे बाबा का चमत्कारी पानी निकलता था। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। यानी बागेश्वर बाबा अपने भक्तों की चिंता करते हुए कह रहे हैं कि उनका जन्मदिन 4 जुलाई को घर पे ही मना लो भाई, मत पहुंचो, ऑलरेडी बहुत लोग आ गए। किस में अगली क्लास, राज्यसभा में पीएम मोदी ने क्या कह दिया कि विपक्ष मैदान छोड़कर चला गया। केजरीवाल से लेकर राहुल तक मोदी ने आज फिर कैसे धागे खोले। नरेंद्र मोदी ने अगले कितने साल बीजेपी की सरकार का दावा ठोक दिया है। अब इसका चैप्टर। कल प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में विपक्ष की सुपर धुलाई की थी। आज बारी राज्यसभा की थी। राज्यसभा में बैठे विपक्षी सांसद लोकसभा का ट्रेलर देख चुके थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही फॉर्म में आने शुरू हुए, विपक्ष ने मैदान ही छोड़ दिया, बाहर चले गए, क्योंकि विपक्षी सांसद ये समझ चुके थे कि नरेंद्र मोदी किसी को बख्शने के मूड में तो है नहीं। अच्छा, नारे लगाने चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, वो रुकने वाले हैं नहीं। 2 दिन में नरेंद्र मोदी के 2 भाषण ने विपक्ष को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया।
क्योंकि जो विपक्ष दिन रात प्रधानमंत्री से हर मुद्दे पर जवाब मांगता रहता है, वो दोनों सदनों में प्रधानमंत्री का पूरा भाषण तक सुनने की तैयारी नहीं, सुनने तक को तैयार नहीं था। कल लोकसभा में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया तो उनके पूरे भाषण के दौरान विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष को लगा कि वो इस हंगामे से नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे, उनकी आवाज को दबा देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आज राज्यसभा में विपक्ष ने पहले ही सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ तो कुछ देर तक विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को शांति से सुना, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष के एजेंडे की धुलाई शुरू की, वैसे ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस हरकत पर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष तो मैदान छोड़कर भाग गया। एक बार देखिए आज राज्यसभा में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो कैसे विपक्ष ने वॉकआउट किया और उस पर पीएम मोदी ने क्या कहा। उसके बाद बताता हूं कि कल लोकसभा में क्या हुआ था और आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने कैसे केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक सबके धागे खोले। देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। देश की जनता भी साफ साफ देख रही होगी कि कैसे विपक्ष जनता के मुद्दे उठाने का दावा तो करता है, लेकिन जब उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री सदन में जवाब देना शुरू करते हैं तो विपक्ष उन्हें सुनने तक को तैयार नहीं। इससे तो यही लगता है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा, नारेबाजी करना है, अपनी बात रख दो, इधर उधर की बात कर दो, फैक्ट हो फैक्ट ना हो कह दो, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जवाब देने आए तो वहां से निकल लो। बॉस, विपक्ष को यह समझना होगा कि इस बार जनता ने उन्हें पहले से ज्यादा सीटें दी हैं, इसलिए वो सिर्फ हंगामा करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। आप यह भी देखिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा उन्हें सम्मान दिया, उनकी बात को गौर से सुना। राहुल गांधी के भाषण के दौरान तो एनडीए की तरफ से कोई हंगामा नहीं किया गया। राहुल गांधी को बिना शोर शराबे के अपनी बात रखने का लगभग पूरा मौका दिया गया। जब वो फैक्ट के बिना बोल रहे थे तो लोगों ने टोका कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फैक्ट के बिना बोल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पर राहुल गांधी के भाषण में उस तरह से हंगामा नहीं हुआ जैसे नरेंद्र मोदी के भाषण में कल हुआ था कि लगातार 137 मिनट हंगामा चला। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों को भड़काने का काम किया, उन्हें वेल में आकर जानबूझकर नारेबाजी करने के लिए उकसाया। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो किया उसके कुछ वीडियो सामने आए जिसमें वो साफ साफ विपक्षी सांसदों को हंगामा करने के लिए उकसा रहे हैं, वेल में आकर हल्ला करने के लिए कह रहे हैं। आप देखिए ना कैसे इशारा कर रहे हैं कि हे यू जाओ वेल में हंगामा करो। अच्छा, उसके बाद भी लोग जा नहीं रहे हैं। उसके बाद गौरव गोगोई आते हैं और हाथ पकड़ के, देखिए ना, हाथ पकड़ के लेके जाने के, चलिए ना, राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो हंगामा कर लीजिए। ये हाल है, ये नेता प्रतिपक्ष का हाल है बॉस। इसमें नेता प्रतिपक्ष, ये वीडियो देखिए, इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों को वेल में जाकर नारेबाजी करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद दिखता है कि एक व्यक्ति के कान में कुछ कहते हैं, वो पीछे जाता है और पीछे से कुछ और सांसद उठकर आगे आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहा गया हो कि और लोगों को बुला के लाओ हंगामा करने के लिए। इस दौरान राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिड़ला के बीच तीखी बहस होती दिखती है। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि अरे हम तो स्पीकर को सब कुछ मानते हैं, उनकी देखिए कैसे बहस हो रही है, ये देखिए कैसे बहस चल रही है। वीडियो में कई बार दिखा कि राहुल गांधी मुड़ मुड़कर विपक्षी सांसदों को ऐसा लग रहा था जैसे निर्देश दे रहे हैं। उनके निर्देश के कुछ ही देर में विपक्ष के 20 से ज्यादा सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों को उकसा रहे थे तो उस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने उन्हें टोका भी था। यह याद दिलाया था कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं बॉस, आपको यह सब शोभा नहीं देता। एक बार सुनिए कल कैसे स्पीकर ओम बिड़ला ने राहुल गांधी को चेताया था, तब लोगों ने बयान सुना था, ये वीडियो नहीं देखे थे। आज ये वीडियो देखिए और सुनिए उस वक्त क्या कहा था स्पीकर।
माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जो बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका, और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा। बिल्कुल गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। लोकसभा स्पीकर के क्लियर कट टोकने के बाद भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये शोर शराबे का खेल खेलते रहे। कल लोकसभा की कार्रवाई का एक और वीडियो देखिए। इसमें राहुल गांधी अपने सांसदों को और जोर से हंगामा करने का इशारा कर रहे हैं और खुद भी मणिपुर के नारे लगा रहे हैं थोड़ा बहुत। इसी वीडियो में एक और जगह राहुल गांधी वेल में हंगामा कर रहे सांसदों को और जोर से नारेबाजी करने के लिए उकसा रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी का भाषण रुक जाए या सारा ध्यान विपक्ष के हंगामे पर जाए। लेकिन जो राहुल गांधी सोच कर आए थे कि नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं देंगे, जब वो ये ऐसा नहीं कर पाए तो मैंने कल आपको दिखाया था, उनका चेहरा उतर गया, बॉडी लैंग्वेज लुंज पुंज पड़ गई। उनको लगा कि अरे मैं तो नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी तो बोलते चले गए। और आप उनका व्यवहार देखिए। इस व्यवहार में कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि एकदम अहंकार टप गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने कह दिया, आदेश दे दिया, तुम लोग हंगामा करो, मैं बैठ के देख रहा हूं, वाला हिसाब लग रहा है। यह नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार होना चाहिए। देख रहे हैं आप, व्यवहार देखिए। बाकी लोग खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और खुद बैठे हुए हैं, जैसे नहीं ऑफिस में आज बॉस ने कह दिया गया तुम लोग करो, मैं देख रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने कल कैसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया, उसका एक और वीडियो देखिए। इसमें भी साफ साफ दिख रहा है कैसे राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों को हंगामा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं, ज्यादा जोर से नारे लगाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वहां अखिलेश यादव भी हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे। राहुल गांधी सबको देखिए कैसे कैसे कान में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये व्यवहार है। और इसीलिए कल नरेंद्र मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने, जब वो राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इसको गंभीरता से लेना होगा, ये चीजें ठीक नहीं है। राहुल गांधी कल यही सोच रहे होंगे कि कैसे उनके एक इशारे पर विपक्ष वेल में आ गया और प्रधानमंत्री की स्पीच में अड़ंगा डाल दिया। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि संसद में उनके ऐसे ही बचकाने इशारे उनके लिए फजीहत का उदाहरण बन जाते हैं। साल 2018 में भी उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया था और फिर उसी दौरान आंख मारने का इशारा कर अपने ही भाषण पर पानी फेर दिया। इसी तरह से राहुल गांधी ने कल भी किया। राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम भले ही इसे जबरदस्त स्टंट मान रहा हो, लेकिन ऐसी हरकतें राहुल गांधी की इमेज को डेंट करती हैं बॉस। पब्लिक को नहीं पसंद आता ये सब। भले इकोसिस्टम कहे कि अरे सर गजब कर दिए, सर, पब्लिक नहीं मानती बॉस ऐसा। ऐसे वीडियो जब बाद में वायरल होते हैं तो राहुल गांधी पर नॉन सीरियस नेता होने का जो टैग लगा हुआ है वो और चस्पा हो जाता है, टैटू की तरह उन पर छप जाता है कि इनसे ना हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी की इन हरकतों को हर बार नॉन सीरियस कहकर अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। इस बार तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका में। अगर वो सांसदों को हंगामे के लिए उकसाएं तो यह बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी जो थी वो उससे उल्टा काम करते दिखाई दी। नेता विपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी विपक्ष को मैनेज करने की थी, लेकिन वो खुद ही विपक्षी सांसदों को भड़काने में लगे थे। सदन बिना हंगामे के सुचारू रूप से चले, इसकी कुछ जिम्मेदारी नेता विपक्ष की भी होती, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरते नहीं दिखे। जब लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो विपक्ष से यह उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री को वैसे ही सुनेगा जैसे प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को सुना, लेकिन राहुल गांधी इस जिम्मेदारी पर भी खरे नहीं उतरे। सदन में नेता विपक्ष की यह ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो सही मुद्दे पर सही फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखे और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करे। लेकिन राहुल गांधी तो अग्निवीर, अयोध्या, एमएसपी जैसे मुद्दों पर साफ साफ झूठ बोलते पकड़े गए। राहुल गांधी की इन सब बातों को यह कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो अभी अभी नेता विपक्ष बने। अरे कब तक अभी अभी चलेगा बॉस? और अगर आपको यह लग रहा था कि मणिपुर पर नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, आप भाषण तो सुनते। आपको बिना भाषण सुने कैसे पता था कि नरेंद्र मोदी मणिपुर पर नहीं बोलेंगे? राज्यसभा में आज मणिपुर पर बोले पीएम, कल नीट पर बोले पीएम, एमएसपी पर बोले पीएम, लेकिन सुनना ही नहीं था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खुद कहा कि सदन में झूठ बोलना उसकी गरिमा से खिलवाड़ करने के मुद्दे को बालक बुद्धि मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्शन होना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी पर क्यों पीएम को यह कहना पड़ा था। फिर आपको बताऊंगा कि आज पीएम मोदी ने कैसे विपक्ष के एक बड़े नैरेटिव को फिर फेल कर दिया। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से विपक्ष की तरफ से खूब माहौल बनाया गया कि इस बार तो नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ जाएंगे, गठबंधन के फेर में फंस जाएंगे। लेकिन आप कल से आज तक प्रधानमंत्री मोदी के दोनों भाषण सुनेंगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री इस बार और ज्यादा फायर मोड में काम करने वाले हैं और उनके काम में अड़ंगा डालने वालों को भी प्रधानमंत्री सीधी वार्निंग दे चुके हैं। पहली चेतावनी, संसद में झूठ बोलने वाले, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों पर एक्शन हो। दूसरी चेतावनी, देश की विकास यात्रा को रोकने की कोशिश करने वाले इकोसिस्टम को दी और कहा कि हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। तीसरी चेतावनी, मणिपुर की हिंसा में आग में घी डालने वालों को चेताया। चौथी चेतावनी, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, यह कहा। पांचवी चेतावनी, भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त एक्शन की चेतावनी फिर से दे दी। एक बार सुनिए भ्रष्टाचारियों पर एक्शन को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निशब्द कर दिया। कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग। यानी प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि यही कांग्रेस कल तक केजरीवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी भाई शराब घोटाले को लेकर, आज दोस्त बन गए तो सब ठीक हो गया, नरेंद्र मोदी केजरीवाल को फंसा रहे हैं, ये हो गया। पीएम ने मणिपुर पर भी कहा कि वहां एक्शन हो रहा है, वहां स्कूल कॉलेज खुले हैं, प्रयास हो रहा है चीजें नॉर्मल करने का, और जो लोग आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं वो उनको चेताया भी। नीट पर उन्होंने कहा कि छात्रों को मैं आश्वस्त करता हूं कि कड़ा एक्शन होगा और जो लोग इस सिस्टम को खराब कर रहे हैं उन पर एक्शन लेने के साथ सिस्टम को सुधारा जाएगा। हर एक सवाल जो विपक्ष ने उठाया था उसका जवाब आज राज्यसभा में भी दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार हो तब तो, या सुनने की इच्छा रखे, शक्ति रखे तब तो।